Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the mechanism of the development. Mechanism of development में different scientists थे जिन्होंने अपना different experiments perform किए थे. First of all, fertilized egg से zygote बनता है जिसमें complete information होती है that relates for the process of the development. In zygote, all the genome or the genetic information is the present that comes from the egg and a sperm in a form of the chromosome. zygote जो है वो क्लीवेज के प्रोसेस के दौरान बहुत सारे सेल्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है और उसके बाद डिफरेंशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. डिफरेंशिएशन में कुछ जीन्स जो हैं वो एक्टिव रहती हैं लेकिन कुछ जो हैं वो स्विच्ड ऑफ हो जाती हैं, मतलब इनएक्टिव जो है वो होती है. डेवलपमेंट के मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी था कि डेवलपमेंट में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो अपना रोल किस तरह प्ले करते हैं. इसके लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए. पहला एक्सपेरिमेंट जो 1892 में हेंस डाइस्ट्रिच ने परफॉर्म किया, उसने सी अर्चन का एग लिया 2 सेल स्टेज पे और उन दोनों सेल्स को जो था उसने सेपरेट आउट कर दिया. उसने देखा कि उनमें से एक जो था वो नॉर्मल लार्वाई में डेवलप हो जाता है और कंक्लूजन उसने ये दिया कि सेल कंटेन ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम द ओरिजिनल ज़ाइगोट. ये नॉर्मल डेवलपमेंट थी सी अर्चन की. 2 सेल स्टेजेस, देन ये पूरा जो है वो ब्लास्टूला और ब्लास्टोपोड्स, न्यूरुलेशन, देन ये सी अर्चन की डेवलपमेंट हो जाती है. डाइट्रिच ने क्या किया था, इन दोनों सेल्स को जो था वो सेपरेट आउट किया. जब उसने सेल को 2 सेल स्टेजेस पे सेपरेट आउट किया तो उसमें से एक सेल जो था वो डाई मतलब मर गया और जो सर्वाइविंग सेल था वो दोबारा इनटू अ स्मॉल मास ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हुआ जो एक्चुअली या नॉर्मल लार्वा में डेवलप हो गया. सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो था वो स्पीमैन ने परफॉर्म किया. उसने सेलेमेंडर का ज़ाइगोट लिया और उसको 2 इक्वल हाफ्स में जो था वो डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ ए ह्यूमन लिटरेचर, यानी एक फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर के साथ. जब उसने 2 हाफ्स में उसको डिवाइड किया तो एक हाफ में न्यूक्लियस मौजूद था जबकि दूसरे हाफ में न्यूक्लियस मौजूद नहीं था. प्रोसेस ऑफ क्लीवेज जो था, जिस सेल के हाफ में न्यूक्लियस मौजूद था वो 16 सेल स्टेजेस तक उसकी जो है वो क्लीवेज हुई. देन ड्यूरिंग क्लीवेज उनमें से एक सेल जो था वो ए न्यूक्लिएटेड पार्ट में जो था वो चला गया विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज और जैसे ही वो उसमें गया तो उसने डिवीजन जो थी वो स्टार्ट कर दी. ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है उस एक्सपेरिमेंट की. उसने ये सेलेमेंडर का सेल लिया. सेलेमेंडर का सेल लेके इसको जो है वो ह्यूमन लिटरेचर के साथ जो था 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया. एक पार्ट वो था जिसमें न्यूक्लियस मौजूद था और दूसरा जो था वो विदाउट न्यूक्लियस था जिसको हमने ए न्यूक्लिएटेड का नाम दिया. अब जिसमें तो न्यूक्लियस मौजूद था उसमें जो था वो 16 सेल तक जो है वो डिवीजन होती रही और वो नॉर्मल 16 सेल तक डिवीजन के नतीजे में वो नॉर्मल लार्वा में कन्वर्ट हुआ. लेकिन जब 16 सेल क्लीवेज हुई तो इसमें से एक न्यूक्लियाई जो था वो क्रॉस करके इस ए न्यूक्लिएटेड पोर्शन में जो था वो चला गया और जैसे ही वो ए न्यूक्लिएटेड पोर्शन में गया यहाँ फिर से डेवलपमेंट जो थी वो स्टार्ट होना शुरू हुई और एक नया जो है वो ज़ाइगोट बन गया. उसने इस सारे एक्सपेरिमेंट से जो था वो ये कंक्लूजन निकाला कि कंक्लूजन से पहले एक चीज़ हम और इसको डिस्कस करना चाहते हैं. जब 16 सेल स्टेजेस से एक न्यूक्लियस पार्ट ऑफ न्यूक्लियाई या 16 सेल स्टेज में से एक सेल जो था वो इस ए न्यूक्लिएटेड पोर्शन में गया. इसने ग्रोथ तो की लेकिन वो एबनॉर्मल ग्रोथ थी. लेकिन अगर इसके साथ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के ज़रिए ये मूवमेंट होती थी, अगर साइटोप्लाज्मिक का ग्रे क्रेसेंट एरिया इसमें मूव कर जाता तो वो भी एक नॉर्मल न्यूक्लियाई में डेवलप करता है. स्पीमैन ने इस सारे एक्सपेरिमेंट की बेस पे जो था वो 2 कंक्लूजन निकाले. फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्लूजन ये था कि ऑल द सेल्स हैव सेम न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन. ग्रे क्रेसेंट एरिया that is the part of a cytoplasm, it contains information that is essential for the process of the development.
अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर हर सेल जो है ऑल दी सेल्स कंटेन सेम न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन, हर सेल में अगर इंफॉर्मेशन सेम है तो फिर वो सेल जो है वो डिफरेंटली डिफ्रेंशिएट कैसे होते हैं। मीन्स टू से कि अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारी सेम है तो पूरे बॉडी के सेल्स को सेम फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए, लेकिन हमारे अगर हम अपनी बात लें तो हमारे बॉडी में कुछ सेल्स जो हैं वो टिश्यूज़ में डिफ्रेंशिएट होते हैं और टिश्यू आगे ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि साइटोप्लाज्म क्या रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में और न्यूक्लियस का क्या रोल है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ अ साइटोप्लाज्म इन द डेवलपमेंट। Cytoplasm is a region that is found in the nucleus. Cytoplasm has different components that play important role in the differentiation of the cell. एस्टिडियन फर्टिलाइज्ड एग को अगर हम देखें तो उसमें 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं साइटोप्लाज्म के ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पोर्शन इज द क्लियर साइटोप्लाज्म विच प्रोड्यूस द लार्वाई एपिडर्मिस। सेकेंड पार्ट उसका येलो साइटोप्लाज्म है जो कि मसल सेल्स, जिससे मसल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो ग्रे वेजिटेरियल पार्ट है जिससे गट यानी हमारा स्टमक या कैविटी पार्ट जो होता है, सेंट्रल कैविटी, वो अराइज होती है। एंड फोर्थ पार्ट इज़ अ ग्रे इक्वेटोरियल पार्ट विच गिव्स राइज टू नोटोकॉर्ड एंड द न्यूरल ट्यूब। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ न्यूक्लियस इन द डेवलपमेंट। Active substances that are involved in the development are found in nucleus because cell contain all the genetic information. For this experiment, it used scientist Hammerling ने एक experiment perform किया था unicellular algal species में, and this unicellular algal species is known as Acetobularia. Acetobularia जो है ये कैसा है, ये एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे अम्ब्रेला लाइक कैप ये स्ट्रक्चर जो है वो उस पर मौजूद होता है। हैमरलिंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में एसिटिब्यूलेरिया की 2 टाइप्स जो थी वो यूज़ की, 2 स्पीशीज़ यूज़ की। एक एसिटिब्यूलेरिया मेडिटेरेना था जिसका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो था वो रेगुलर कैप की शक्ल में मौजूद था, और एक एसिटिब्यूलेरिया सर्मुलेटा था जिसका इर्रेगुलर कैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद था। और ये एक्सपेरिमेंट जो थे वो हैमरलिंग ने जो थे वो परफॉर्म किए थे। वो एक्चुअली ये सारा एक्सपेरिमेंट इसलिए परफॉर्म किया गया था कि ये देखना चाह रहे थे कि न्यूक्लियस का डेवलपमेंट में जो है वो कितना रोल होता है। दिस इज़ अ Acetobularia algal unicellular species. It has a basic 3 part. One is the nucleo part, rhizoid. और सेकेंड वन इज़ इट्स पाई जिसे हमने स्टाक लाइक स्ट्रक्चर बोला, एंड थर्ड वन इज़ अ सुम्बेरियो जिसे हम कैप लाइक स्ट्रक्चर या फिर हम बोलते हैं उसको अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा जी, ये 2 टाइप्स हैं। एक एसिटिब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया था जिसका आप देखो कि ये सेब्यूलियो स्ट्रक्चर यानी कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो रेगुलर है, और दूसरा एसिटिब्यूलेरिया सर्नुलेटा है जिसका कैप स्ट्रक्चर जो है वो इर्रेगुलर है। इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि इसका जो न्यूक्लियर पोर्शन है वो आप देख सकते हैं कि इसके जो है वो एट बेस जो है वो मौजूद है। यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए। क्या किया कि एसिटिब्यूलेरिया सर्नुलेटा जो था इसकी कैप को जो था वो कट कर दिया गया। इसकी कैप को जब कट किया गया तो उस कैप को रिप्लेस कर दिया गया एसिटिब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया के साथ। दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये किया कि एसिटिब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया का जो न्यूक्लिएटेड पोर्शन था उसको एक्सचेंज कर दिया एसिटिब्यूलेरिया सर्नुलेटा के साथ। और इस चीज़ की जब डेवलपमेंट हुई तो देखा गया कि जब दोनों के न्यूक्लिएटेड पोर्शंस को एक दूसरे के साथ जो था वो इंटरचेंज किया गया तो जो ग्रोथ हुई उसमें एसिटिब्यूलेरिया सर्नुलेटा जो था
उसका पोर्शन जो था वो तो था इसका एसिटिबुलेरिया मेडिटेरेनिया का स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो उसके न्यूक्लियोड में मौजूद थी, यानी राइजाइड पोर्शन न्यूक्लियाई में मौजूद थी। तो उसका जो कैप लाइक स्ट्रक्चर था वो इरेगुलर ही बना, और दूसरी तरफ जो था उसका स्ट्रक्चर जो था वो कैप लाइक बना, रेगुलर कैप लाइक स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना। इस सारे एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला गया कि इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती हैं, जो कि सेल की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इस एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर हो गई कि साइटोप्लाज्म एंड जीन दोनों जो हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेल, क्योंकि न्यूक्लियस में जो है वो न्यूक्लियस में सारी की सारी जीन्स मौजूद होती हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल बताती हैं, जबकि साइटोप्लाज्म का रोल ये होता है कि वो सिलेक्शन ऑफ जीन्स का जो है वो बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या है? डिफरेंशिएशन, दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट इज़ कॉल्ड अ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में सबसे पहले अगर हम बिल्कुल स्टार्ट पे जाएं तो फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट में कन्वर्ट होता है। जाइगोट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के लिए। स्पीमैन ने एम्फीबियन के एम्ब्रियो पे जो थे वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे इस बात को जो था वो प्रूव करने के लिए कि फर्टिलाइज्ड एग में जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। उसने क्या किया, उसने फ्रॉग की एक्टोडर्म ली और उसको जो था वो एक पेट्री डिश में आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाया। उसने देखा कि उस एक्टोडर्म के फ्रॉग के एक्टोडर्म को जिसमें ग्रो करवाया था उससे जो एक कंप्लीट फ्रॉग बना, उसका नर्वस सिस्टम जो था वो डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम था। दूसरी साइड पे जो था उसने यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मतलब वो फ्रॉग लिया जिसका एक्टोडर्म रिप्लेस नहीं किया था और उसमें नर्वस सिस्टम जो था वो नॉर्मल डेवलप हुआ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू इवॉक और टू इंड्यूस अ स्पेसिफिक डेवलपमेंट इन अदर सेल, यानी एक सेल जो है वो किसी दूसरे सेल में जो है किसी दूसरे सेल को इंटीग्रेट करे या उसको ट्रिगर कर दे कि वो स्पेसिफिक डेवलपमेंटल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। इसके लिए स्पीमैन और मैनगोल्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1924 में। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने स्लेमेंडर का गैस्ट्रुलर स्टेज पे डॉर्सल लिप की जो थी वो डॉर्सल लिप से जो था वो उसका मेसोडर्म को रिप्लेस करके दूसरे यानी डोनर स्लेमेंडर के साथ जो था वो उसको अटैच किया। डोनर स्लेमेंडर के साथ अटैच करने के बाद उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो डॉर्सल ब्लास्टोपोड लिप था उसको उन्होंने दूसरे एम्ब्रियो के साथ ग्राफ्ट कर दिया, यानी उसके साथ जो था उसको चस्पा कर दिया। तो उन्होंने देखा कि ये जो डॉर्सल लिप था ये मतलब इस काबिल था या कैपेबल था कि ये जो था वो प्रिज्यूमेटिव एरिया ऑफ नोटोकॉड, सोमाइट्स और प्री कॉर्डियल प्लेट वगैरह जो था वो डेवलप कर सकता। और इन सारी चीज़ों से जो था वो क्या होना था कि फर्दर हमारे पास जो था वो आगे नोटोकॉड और न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन जो थी वो डेवलपमेंट होनी थी। तो ये जो डॉर्सल लिप का एरिया था, यानी डॉर्सल लिप का वो एरिया जिसमें प्रिज्यूमेटिव एरिया भी मौजूद था, उसको इन्होंने नाम दिया प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र का। और प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र एक्चुअली ये वो टिश्यू था जो कैपेबल था, जिसमें ये एबिलिटी थी कि वो सेकेंडरी एम्ब्रियो यानी जो दूसरा एम्ब्रियो था सेलेमेंडर का, उस पे जब हमने डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोड रखा तो उसने क्या किया, अपने उस होस्ट एम्ब्रियो में जो था वो नोटोकॉड की डेवलपमेंट होना जो था वो स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्राइमरी इंडक्शन का। अगेन आई रिपीट, प्राइमरी इंडक्शन में क्या था कि एक सेल प्राइमरी इंडक्शन में एक एक सेलेमेंडर सेल का डॉर्सल
ब्लास्टुला स्टेज पे डॉर्सल रीजन ऑफ ब्लास्टोपोर लेते हैं और उसको दूसरे सिलेमेंडर के एम्ब्रियो के साथ जो है वो अटैच करते हैं उसकी लेटरल साइड पे। और फिर हम क्या देखते हैं कि वो जो सेकंड वाला हमारा एम्ब्रियो था सिलेमेंडर का, जहाँ जिसके ऊपर के हमने लेटरल साइड पे ब्लास्टोपोर की लेयर को अटैच किया था, वो फ़ौरन से जो है वो न्यूरल डेवलपमेंट में जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस प्रोसेस को जो है हम नाम देते हैं प्राइमरी इंडक्शन। थैंक यू।